Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 4th of August 2020. तो 4 अगस्त 2020 का complete news analysis देखेंगे. Before we start, those who want to join the UPSC mains test series or UPSC revision series, they can join us from the links given in the description comment section below. उसमें जाओ, आप प्लान में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर तो कर दिया करो. बार बार आपको बोलना पड़ता है ना, सो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर साइड. यू कैन लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तियानवेन-1 और क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ 1 मिशन लॉन्च रिसेंटली बाय चाइना. तो चाइना ने रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था तियानवेन-1 और इसी को बोलते हैं द क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ, द क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ. तो आपको बताना है इसका मेन एम क्या था. ए है इसका ऑप्शन, टू ऑर्बिट द रेड प्लैनेट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेशन, लैंडिंग ऑन द मार्शियन सॉइल एंड सेंडिंग अ रोवर टू रोम द लैंडिंग साइट. B is to explore the still unexplored zone beyond Kuiper Belt after the NSA's Voyager 2. Then to build the first space telescope to investigate how dark energy and dark matter control our universe. D, none of the above. This is question number 1. Question number 2 is Anasis 2 mission recently seen in news is. Anasis 2 mission अभी recently news में था. ये क्या है? Options are China's most ambitious Mars mission, Israel's telecommunication satellite, UAE's mission to Mars, a South Korean military communication satellite. Question number 3 is, consider the following statements with respect to global forest resource assessment. तो global forest resource assessment के बारे में statement है. पहला कह रहा है, it is released by World Wide Fund for Nature. Second is, India ranked 1 among the top countries that have gained in forest areas in the last decade. Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both या none? So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. और मैं आपको एंड में आंसर्स बता दूंगा. जब वीडियो का एंड आएगा ना तो मैं आंसर आपको बता दूंगा. सो लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट नाउ फ्रेंड. तो आप आगे अगर मेरे साथ बढ़े तो यहाँ पे आपको पहली न्यूज़ स्पेस एक्स की मिलेगी. स्पेस एक्स विद नासा क्रू इज बैक होम. स्पेस एक्स जो है इसने क्या किया था, स्पेस एक्स वहाँ की प्राइवेट फर्म एलन मस्क के अंतर्गत आती है. तो इसने क्या किया था कि 2 जो नासा के कहना चाहिए रिसर्चर्स हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको लेकर के ये ऊपर गया था. मतलब कि एक मैंड मिशन में गया था ताकि ये कमर्शलाइज कर सकें, इसको प्राइवेटाइज कर सकें जो मैंड मिशंस हैं, और अगले साल से टूरिस्ट को ये ले जाने की सुविधा स्टार्ट करना चाहते थे. तो ये जो मिशन था बेसिकली एंडेवर के नाम से था. याद रखिएगा, दिस वाज अंडर द नेम ऑफ एंडेवर. और इसमें जो 2 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, पायलट्स गए थे, उनके नाम याद रखिएगा, डग हर्ले एंड बॉब बेहनकेन. याद रखिएगा, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, डग हर्ले एंड बॉब बेहनकेन. दे बोथ रिटर्न टू अर्थ इन देयर स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल. ओके, स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में वापस आ गए जिसका नाम था एंडेवर. ओके, द नेम वाज एंडेवर. तो दे केम बैक, पहले ही गए थे. एंड टेस्ट पायलट्स के नाम इंपॉर्टेंट है, डग हर्ले एंड बॉब बेहनकेन. याद रखिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट नेम्स. नाउ इट वॉज द फर्स्ट स्प्लैश डाउन. इसको स्प्लैश डाउन बोलते हैं, जो यहाँ से जिसको उतरते हैं ना, जो ये प्रोसेस स्प्लैश डाउन की प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कि पैराशूट रहता है, फिर धीरे से वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरे हैं. सो दे रिटर्न टू गल्फ ऑफ मैक्सिको. ओके, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरे हैं एंड पैराशूटिंग इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू फिनिश एन अनप्रेसिडेंटेड टेस्ट फ्लाइट बाय एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी. तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके एंडेवर के साथ ये गए थे. ठीक है ना, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एंड इट वाज द फर्स्ट स्प्लैश डाउन इन 45 years. ओके, इट वाज द फर्स्ट स्प्लैश डाउन बाय यूएस एस्ट्रोनॉट्स इन 45 years with the first commercially built and operated spacecraft to carry people from the orbit. Okay, it was the first commercially built and operated spacecraft to carry people and from the orbit, to and from the orbit. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमर्शियली बिल्ट था, फर्स्ट प्राइवेटली कमर्शियली बिल्ट था और स्पेस एक्स के साथ ये कंप्लीट हुआ है. नाम इसका याद रखना, टेस्ट पायलट्स का डग हर्ले एंड बॉब बेहनकेन. एंड दे रिटर्न टू द अर्थ इन देयर स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम है एंडेवर. ओके, सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डिपार्ट हुआ था ये
एंड इट केम बैक टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये लोग उतरे हैं, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। नाउ पलनी स्वामी रिजेक्ट्स द 3 लैंग्वेज फार्मूला। पलनी स्वामी जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, हिंदी इंग्लिश और जो वहाँ की मदर टंग है वो इम्पोज नहीं करेंगे। 2 लैंग्वेज फार्मूला जो चल रहा है वही चलता रहेगा। दे विल नॉट बी फोर्सिंग एनी थर्ड लैंग्वेज ऑन द पीपल। सो ऐसा तमिलनाडु का कहना है, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा स्टेट अपोज कर रहा है, किस बेसिस पर अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कहना चाहिए कि एक बेसिस ऑफ अपोजिशन हो सकता है। तो अगर आप उसको लिखने के लिए आए तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। एडिटोरियल में आए तो पहला जो आर्टिकल है आज हैप्पी मैन जैकब का आर्टिकल है, ईयर ऑन आर्टिकल 317 कश्मीर मिथ मेकिंग। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ऑथर द्वारा, ये लिखा गया है कश्मीर के ऊपर जो मिथ बनाए गए हैं, दे हैव बीन फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स, बहुत सारे सालों में। और ये नहीं कि ये सिर्फ राइट विंग के द्वारा बनाए गए मिथ है, ये मिथ बनाने में वहाँ के जो वहाँ की पार्टीज, लोकल पार्टीज हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, चाहे वो सेंट्रल हो, सेंट्रिस्ट हो या फिर राइट विंग हो, सबका उतना ही योगदान है। तो जो मिथ है आज जो लोगों के सामने कश्मीर की जो इमेज है वो दैट हैज बीन बिकॉज ऑफ द मिथ मेकिंग। ओके, तो कश्मीर हैज बीन अ फेवरेट साइट ऑफ आवर नेशनल मिथ मेकिंग। ऑथर का कहना है कश्मीर इज अ फेवरेट साइट फॉर नेशनल मिथ मेकिंग and over the years larger than life manifestations have been there in the collective psyche of the people। पहला जो मिथ है ऑथर ने बताया उसका वो है कि that all the ills of कश्मीर are because of article 370 and article 35A। तो सबसे पहला मिथ जो मेन स्ट्रीम में आया था वो ये था कि आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A जो है दे आर द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। इसमें सबसे बड़ा रोल इसमें अमित शाह जी का भी था। ऑथर के अकॉर्डिंग अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट दैट आर्टिकल 370 वाज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो ऑथर का कहना है कि ये सबसे बड़ा मिथ है पहला कि 370 ने वहाँ की कंडीशन बेकार की थी। ओके, टेररिज्म का कारण दूसरा है। टेररिज्म का कारण जो है वो वहाँ की हिस्ट्री है, वो वहाँ पे उसकी लोकेशन है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर। ऑथर के अकॉर्डिंग जो टेररिज्म है कश्मीर में वो आर्टिकल 370 कारण या आर्टिकल 35 एक कारण नहीं था, वो था बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ कश्मीर की वो इस ऐसी कंट्रीज के बीच में फंस चुका है जो कि हम चूज नहीं कर सकते। मतलब कि पाकिस्तान एक तरफ चाइना है। दूसरी चीज आर्टिकल 370 जो था दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट केप्ट इट क्लोज टू द यूनियन। ओके, उसने एक तरीके से लिंक बना करके रखी थी। ऑथर का ये कहना है इट वाज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कनेंड्रम। तो एज पर द ऑथर आर्टिकल 370 कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी मच पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कनेंड्रम, नॉट द प्रॉब्लम। तो ये सोल्यूशन था ना कि प्रॉब्लम थी। J&K as a matter of fact has been doing much better than most other Indian states, and one of the reasons for this was the land reforms carried out in the state in early 1950s। okay, तो जम्मू कश्मीर ने दूसरे स्टेट से अच्छा परफॉर्म किया। एज पर दी ऑथर जम्मू कश्मीर has performed better than most of the other states in India, and इसका मेन रीज़न ये था कि वहाँ बहुत अच्छे लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, एंड इट वाज प्रिसाइजली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370। तो वहाँ के जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो हो इसीलिए पाए थे कि वहाँ पे आर्टिकल 370 था, तो उसमें कोई रोकथाम नहीं रही। ओके, एंड अब कुछ लोग कहते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस हुआ एजुकेशन में। अंडर परफॉर्मेंस जो एजुकेशन और हेल्थ केयर में हुआ वो आर्टिकल 370 कारण नहीं हुआ। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द 370, इट वाज बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस। ओके, तो ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 370 के कारण आप ये बोलो कि वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हुआ हेल्थ में, अंडर परफॉर्मेंस हुआ एजुकेशन में, सो दैट विल बी अनदर पार्ट ऑफ द मिथ ओनली। देन ऑथर ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स डू नॉट सेटअप शॉप इन कश्मीर। आप लोग कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स वहाँ पे शॉप नहीं सेटअप करते। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी विच इज प्रोडक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट, इट वाज बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी। ओके, तो इसका रीजन ये है कि जो शॉप नहीं सेटअप करते उसका रीजन है कि मिलिटेंसी है, जो कि मिलिटेंसी दूसरे रीजन के कारण आई है, नॉट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 एंड 350। अब आप ये कहें कि आर्टिकल 370 के कारण वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स शॉप नहीं सेटअप करते, सो दैट विल बी अगेन अ रॉन्ग मिथ। दूसरा जो मिथ है ऑथर ने तो बताया है वो ये है, अनदर आर्गुमेंट दैट हैज बीन गिवन इज दैट कि if Jammu Kashmir is doing better than other Indian states, it is because of the massive amount of funding provided by New Delhi। Okay, आप कुछ लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो दूसरे स्टेट से अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि न्यू दिल्ली उसको बार बार फंडिंग प्रोवाइड करता था। तो ये भी ऑथर ने कहा कि ये मिथ है।
how subsidized by New Delhi was JNK? Did our taxpayers money actually go to sustaining JNK's relatively better position among the Indian state? ऑथर का ये कहना है कि अगर इंडिया में इतने अच्छी कंडीशन में होता जम्मू कश्मीर तो फिर आर्टिकल 370 को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाता। कश्मीर अगर डेवलप करने की जरूरत पड़ती तो फिर सारे आर्गुमेंट ही फेल हो जाएंगे ना। तो कश्मीर कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसमें बहुत बड़ा रोल इसका भी नहीं था। ये नॉर्मल सी बात है कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, इस कारण से थोड़े बहुत फंडिंग मिलती थी, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द सेंटर, इट वाज बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ओके, इट वाज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तीसरा जो मिथ है कश्मीर में, दैट if there will be development then they can defeat militancy and insurgency. ओके, तो तीसरा मिथ ये है कि अगर डेवलपमेंट आता है तो मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी चली जाती है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये भी एक रियलिटी से दूर वाली चीज़ है। दिस इज ऑल्सो फार फ्रॉम रियलिटी एंड डेवलपमेंट माइट नॉट लीड टू द पैसिफिकेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट इन कश्मीर। डेवलपमेंट से अगर आप सोचो कि पेसिफाई हो जाएगा जो कन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, तो बहुत ही एक मिथ टाइप की चीज़ होगी, बिकॉज द कश्मीर सिचुएशन इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस। ओके, जो कश्मीर सिचुएशन है इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस, पॉलिटिकल एथनिक डिमांड्स, इंक्रीजिंग रिलीजियस रेडिकलाइजेशन एंड पाकिस्तान अनरिलेंटिंग इंटरफेरेंस इन द कश्मीर वैली। तो ये रीजंस है वहाँ पे कश्मीर के जो है कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस, पॉलिटिकल एथनिक डिमांड्स, इंक्रीजिंग रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, पाकिस्तान अनरिलेंटिंग इंटरफेरेंस इन द कश्मीर वैली। तो ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण कि बेसिकली कहना चाहिए आपको कि कश्मीर सिचुएशन क्रिएट हुई, नॉट बिकॉज ऑफ कि आप सोचो कि डेवलपमेंट होने से ये चीज़ हट जाएगी, तो ये तो आगे भी रहेगी। सो इट विल बी वेरी सिंपलिस्टिक व्यू। अगर आप ये सोचें कि इतनी आसानी से ये सिचुएशन सही हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, सो दैट इज अनदर मिथ। तो ऑथर ने कहा कि यही सारे जो पॉपुलर परसेप्शंस हैं दे हैव बीन मेकिंग ट्रबल फॉर द कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है। दूसरे स्टेट्स का जो ट्रीटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर दूसरे स्टेट का मुस्लिम होगा तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम के अगेंस्ट, क्योंकि आपके दिमाग में मिथ चल रहा है कि ही सपोर्टर ऑफ एंड सम सिंपैथाइजर ऑफ टेरर, या आपको लगेगा कि हर कश्मीर का व्यक्ति अलग होना चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर के लोग आर वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडिया ओनली, एंड ये जो मिथ है दिमाग से ये निकालना चाहिए। एंड कश्मीर के वो लोग भी जिनको ये लगता है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, उनको भी ये मिथ दिमाग से निकाल देना चाहिए कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। एंड हमेशा आप जो कश्मीर है दैट इज़ द क्राउन ऑफ इंडिया। ओके, तो क्राउन ऑफ इंडिया वो हमेशा रहेगा। आज की बात नहीं, कल की बात नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं दिमाग से कि अलग है, वो भी अपने दिमाग से ये बात निकाल लें, और जो लोग ये सोचते हैं अपने दिमाग से कि वो लोग सिंपैथाइजर्स हैं टेरर के, हर व्यक्ति वहाँ पे ऐसा ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे ऐसे लोग अच्छे भी हैं। अगर आप टूरिज्म के लिए जाओगे तो देखो बहुत अच्छा आपको लगेगा जब वहाँ पे घूमने जाओ बाकी स्टेट्स के बजाय, तो कश्मीर में ज़्यादा अच्छा आपको फील आएगा। सो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। एंड जो लोग ये कमेंट करते हैं, कई बार चैनल में भी कमेंट करते हैं कुछ लोग कि ये कश्मीर आओ, कश्मीर अलग है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करिए। इट हर्ट्स अ लॉट, एंड बीइंग अ फोर्स मेंबर इट हर्ट्स मी मच फर्दर देन दैट। ओके, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देने वाली बात है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। तो कश्मीर बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा है पूरे इंडिया को, एंड इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। आगे मूव करते हैं। दूसरा आर्टिकल भी कश्मीर के ऊपर ही था, क्योंकि 1 साल हो गए हैं। तो कश्मीर में ये भी ऑथर ने यही बोला है कि जो कंटिन्यू डिटेंशन हुआ पॉलिटिकल प्रिजनर्स का कश्मीर में आफ्टर दिस होल कन्वर्जन इनटू अ यूटी थिंग, यूटी के बाद उसके बाद पूरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वहाँ पे हमने रखा, डिटेंशन में रखा। तो ऑथर का ये कहना है कि जब डिटेंशन में पॉलिटिकल प्रिजनर बन के चले गए यहाँ के इतने बड़े बड़े मंत्री नेता, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट टू द पीपल, आम जनता के बारे में आप क्या ही सोच सकते हो। वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे अभी तक 4G राइट्स हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जो वहाँ पे लाइफ लिबर्टी है वो कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब आपको कंस्ट्रिक्टेड लाइफ एंड लिबर्टी मिल रहा है। ओके, फ्रीडम आपकी कंस्ट्रिक्ट कर दी गई है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन जम्मू कश्मीर, एंड दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू हाईलाइट हियर। ओके, ऑथर ने ये जरूर कहा कि द मोर डेमोक्रेटिक राइट्स वी गिव टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, द मोर दे फील एज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। आप जितने ज्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स उनको दोगे उतना ज्यादा वो पार्ट ऑफ यूनियन फील करेंगे। ओके, सो द की टू इन्वॉल्व मोर पीपल फ्रॉम कश्मीर विल बी प्रोवाइडिंग देम मोर democratic rights. Okay,
Then it was also realized that respect for human rights should be a key component of the Kashmir policy. Okay, human rights को रिस्पेक्ट करना शुड बी द की कंपोनेंट ऑफ कश्मीर पॉलिसी, एज दिस इज अपहोल्डिंग द नेशनल इंटरेस्ट गो हैंड इन हैंड. ओके, पर्सनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो साथ ही साथ चलेंगे, एंड यही इसीलिए जो है जो की है दैट इज फॉर रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल. जो कश्मीरी लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स की अगर आप कद्र करेंगे तो वो भी आपकी कद्र करेंगे, एंड दे विल फील मोर ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनियन. ओके, देन जम्मू कश्मीर का जो सेपरेट फ्लैग था या कॉन्स्टिट्यूशन था, आप उसको एसिमेट्री बोल करके हटा दिया. आपने बोला कि ये एसिमेट्रिकल है, बट दैट एसिमेट्री वाज वेरी मच स्ट्रेंथनिंग द इंडियन यूनियन एंड इट लेड टू द बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. ऑथर का ये कहना है कि जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो चीज थी, इट वाज दिस एसिमेट्री इन इटसेल्फ वाज स्ट्रेंथनिंग द इंडियन यूनियन. ये स्ट्रेंथन कर रहा था इंडियन यूनियन को, क्योंकि वहां पे कश्मीर के लोगों को एटलीस्ट ये तो लग रहा था कि देखो इंडिया के साथ हम आए तो इन्होंने हमारी कितनी ज़्यादा ये की, हमारे राइट्स को समझा, अलग हमको थोड़ा प्रोविजंस दिए, ठीक है ना. बट ऑथर ने कहा कि सैडली अगस्त 5 जो लास्ट ईयर डिसीजन हुआ इंडियन पार्लियामेंट ने JNK और लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, एंड इट हैज़ कंपाउंडेड द डिवाइड बिटवीन द JNK एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. इससे जो डिवाइड था और ज़्यादा बढ़ गया है. दिस इज वॉट द ऑथर वांट्स टू से. तो ये 2 आर्टिकल थे जिनको हमने देखा. देन तीसरा जो आर्टिकल है टॉक्सिक ब्रू. अब ये जो आर्टिकल है ये इलिसिट लीकर के ऊपर है. जैसे पंजाब में अभी हुआ, इलिसिट लीकर पीने से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, एंड मेनी हैव बीन क्रिपल्ड. तो ऑथर का यही कहना है कि क्या होता है कि कई बार जब लीकर की सप्लाई प्रॉपर नहीं रहती, व्हेन देयर इज नॉट प्रॉपर सप्लाई ऑफ लीकर, तो लोग क्या करते हैं, इथेनॉल जो एक्चुअल अल्कोहल में इथेनॉल होता है उसकी जगह मीथेनॉल जो कि टॉक्सिक होता है उसका यूज करने लगते हैं, है ना, हूच जिसको बोलते हैं, हूच और टॉक्सिक मीथेनॉल. और टॉक्सिक मिथेनॉल इज सो मतलब कि इतना ज़्यादा डेंजरस है कि इट कैन कॉज इन्फ्लिक्ट ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस, टिश्यू डैमेज, डेथ. ये सारी चीज़ें हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, डेथ तक हो सकती है. सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ दिस इलिसिट लीकर और हूच. ओके, and policies that fail to contain illicit alcohol producers long-term health effect, as people tend to consume brews that have higher concentration of alcohol or toxic substances such as methanol. तो जब लोग ऐसे अल्कोहल के पीते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हो अल्कोहल का, ये टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे मिथेनॉल ये ज़्यादा हो जाए, तो दिस इज वेरी क्रिएटिंग वेरी मच प्रॉब्लम, स्पेशली इन द पंजाब रीजन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना. कंबाइंड विद सस्टेन्ड पब्लिक हेल्थ कैंपेन. अब देखो क्या तरीके से इसको आप खत्म कर सकते हैं. एक सस्टेन्ड हेल्थ कैंपेन कर सकते हैं, लोगों को आप बता सकते हैं कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग दिस हूच और इलिसिट लीकर. ठीक है, हेल्थ कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स के बारे में बताओ, ठीक है ना, ये सारी चीजें बोलो. देन देयर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो. तो रोल ऑफ कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो कम्युनिटी को इंक्लूड करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, है ना. एंड इसके बाद अभी तो रिसेंटली जैसे इम्यूनिटी घट रही है लोगों की वायरस और इनके कारण, तो ये कंज्यूम करना और ज़्यादा नुकसानदायक है. तो ऐसे में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, अवेयरनेस मेथडोलॉजीज को और बढ़ाना पड़ेगा, एंड स्पेशली विमेन ग्रुप्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली विमेन्स ही हैं जिनको फिर फेस करना पड़ता है. जब वो लोग सब जाते हैं, उनके हस्बैंड्स भी पी के जाते हैं, तो इट इज़ द वुमेन हु हैज़ टू फेस ऑल दीज थिंग्स. तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस कैंपेनिंग में, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तो वैसे कोई न्यूज़ नहीं है. हाँ, गवर्नमेंट इशूज ड्राफ्ट पॉलिसी टू रैम्प अप डिफेंस एक्सपोर्ट्स. अब गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है टू रैम्प अप द डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए. अब व्हाट इज द एम ऑफ दिस पॉलिसी? एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अचीव अ मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन और 1,75,000 करोड़, 1,75,000 करोड़. ओके, तो ये पढ़ना पड़ता है थोड़ा, है ना, इकाई दहाई करके मुझे. विद द एम ऑफ अचीविंग अ मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन, $25 बिलियन का टर्नओवर अचीव करना है, एंड एक्सपोर्ट अचीव करना है $5 बिलियन का इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स. ओके, कब तक? 2025 तक. 2025 तक के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी अभी बेसिकली कमेंट्स के लिए आई है. 2025 तक बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर है डिफेंस का वो $25 बिलियन होना चाहिए, और जो आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए वो
$5 बिलियन होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। दिस इज अंडर द डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, DPEPP, यानी कि जॉनी डेप पॉलिसी है, इसको जॉनी डेप पॉलिसी आप बोल सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, DPEPP 2020, ओके, तो याद रखिएगा। एंड अब हुआ इसमें और क्या क्या है, द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट इन ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट इज अबाउट 60%। अभी जो शेयर चल रहा है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का इन ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, दैट विल बी 60%। देन इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोक्योरमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इट इज इनकम्बेंट दैट प्रोक्योरमेंट इज डबल्ड फ्रॉम द करंट 70,000 करोड़ टू 1,40,000 करोड़। तो 70,000 करोड़ से बढ़ा करके जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिया के मतलब लोकल डिफेंस प्रोक्योरमेट होना चाहिए वो 70,000 से बढ़ा करके 1,40,000 करोड़ तक का होना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारे क्या क्या प्रोविजंस किए जा रहे हैं इसमें। बेसिकली 2025 तक जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको बढ़ाना है 70,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ तक। देन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या डिफेंस अटैचीज defense attaches have been mandated and are supported to promote export of indigenous defense equipment abroad। तो indigenous defense equipments जो है उनको प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, इसके लिए अलग अलग डिफेंस अटैचीज बनाए गए हैं। ओके, दे विल बी प्रमोटिंग दिस। देन इसके अलावा दिस एफर्ट विल बी सप्लीमेंटेड बाय सेलेक्टेड डिफेंस PSU। तो डिफेंस PSU सेलेक्ट की जाएगी विच वुड वर्क एज एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी। तो ये जो डिफेंस PSU है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी की तरह काम करेगी with earning linked to success fee to promote export of defense products abroad। तो डिफेंस प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में प्रमोट करने के लिए डिफेंस PSU काम करेगी, ठीक है ना, ताकि जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको अपन दूसरी कंट्रीज में ले जा सकें, उनको अपन और ज़्यादा कर सकें। देन एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसको काफ़ी ज़्यादा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग हो गया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल हो गया है। देन इंजन मैन्युफैक्चरिंग, MRO वर्क हो गया, रिप्लेसेबल यूनिट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड अपग्रेड्स एंड रेट्रोफिट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एयरक्राफ्ट सेक्टर को या एरोस्पेस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पकड़ा जाएगा। तो डिफेंस प्लस एरोस्पेस के लिए है। देन एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी। देयर विल बी अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट विल बी सेटअप फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीड टाइम्स, स्पेसिफिकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी विच विल बी सेटअप फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीड। ओके, किसके लिए सेटअप की जाएगी? फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीड, प्रोडक्शन लेड टाइम स्पेसिफिकेशंस। ओके, टाइम स्पेसिफिकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, कितना टाइम लगेगा, इसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर थिंग विच वॉज देयर इन द न्यूज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। Northern Irish Nobel winner John Hume dead। तो जॉन ह्यूम, द नदर्न आयरलैंड politician who won the Nobel Prize in 1998 for his pivotal role in ending the decades of violence in the British province। ओके, तो ये जो ब्रिटिश प्रोविंस था नदर्न आयरलैंड का, यहाँ पे एक पॉलिटिशियन थे जॉन ह्यूम, द नदर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन हु वॉन नोबेल प्राइज इन 1998। इनको 1998 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था फॉर हिज पिवटल रोल इन एंडिंग द डिकेड्स ऑफ वायलेंस इन द ब्रिटिश प्रोविंस। ओके, ही हैज डाइड एट द एज ऑफ 83। याद रखिएगा, he died at the age of 83। ओके, याद रखिएगा इनको डिमेंशिया था, वो सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया एंड हैज बीन इन द केयर ऑफ नर्सिंग होम। तो आपको बताना है डिमेंशिया क्या होता है एंड कैसे होता है। डिमेंशिया के बारे में आप मुझे बता सको तो दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम योर साइड। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 4th straight मंथ। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इसको निकालने के लिए एक PMI इंडेक्स निकालना है, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकाला जाता है। एक्चुअली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज के लिए भी निकाला जाता है, पर फिर दोनों को बाद में कुमुलेटिवली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो इस समय IHS मार्केट ग्रुप निकालता है। ओके, IHS मार्केट ग्रुप, यहाँ देखो एडजस्टेड IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग IHS मार्केट का है। ओके, और ये इसने परचेजिंग मैनेजर। अब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, अगर 50 से कम है, इफ इट इज लेस देन 50 देन दैट मीन्स दैट इंडस्ट्री और सेगमेंट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इफ इट इज मोर देन 50 देन इट मीन्स दैट इट इज एक्सपेंशनिंग। तो अभी क्या हुआ है, जो
अगर मान लो आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 47 था बट अब 46 हो गया, तो ये और घट गया, मतलब कि और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो बस याद रखिएगा पीएमआई में कि अगर बढ़ रही है पीएमआई तो मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, बट अगर 50 से कम है तो मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है इंडस्ट्री है, और 50 से ज़्यादा है तो एक्सपैंडेड इंडस्ट्री है, ठीक है ना। रिपोर्ट ऑन लेपर्ड साइटिंग सून, तो अभी बेसिकली जैसे ग्लोबल टाइगर सेंसस होता है ना, तो ग्लोबल टाइगर सेंसस के अंतर्गत ही अब लेपर्ड का भी सेंसस किया जाएगा। लास्ट टाइम जो लेपर्ड सेंसस था वो 2014 में किया गया था, और तब उसकी जो पॉपुलेशन थी बिटवीन 12,000 टू 14,000 थी। ओके, देन अब ये जो काम होगा ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल रिलीज दिस रिपोर्ट। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बता दें, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1982, 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च का काम करता है, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को पढ़ता है, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी को, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स को, ये सारी चीज़ें पढ़ने का काम इसका है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच आर कैरिड आउट बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में बना था। एंड क्रिटिक्स ने अपोज किया इसका क्योंकि जो लेपर्ड का मतलब हैबिटेट है वो डिफरेंट है फ्रॉम द टाइगर हैबिटेट, ठीक है, दोनों का डिफरेंट है। तो ये जो है मिस कम्युनिकेशन, मिस कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। आंसर्स क्वेश्चन के बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने तियानवे के रिगार्डिंग, इसका आंसर होगा ए, रेड प्लैनेट मार्स से रिलेटेड है ये। सेकंड क्वेश्चन पूछा था एनासिस 2 मिशन पूछा था, ये साउथ कोरिया का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और तीसरा मैंने पूछा था आपको कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर नहीं निकालता, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO निकालता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है वो FAO निकालता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो दिस हैज बीन ब्रॉट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN की। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।